फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का न्यू सिलेबस 2025 और आज उसका आर्टिकल है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज़ टॉपिक नंबर 1.2। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको याद होगा कि जिसको आप SI का नाम भी देते थे, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल का नाम भी देते थे। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेसिकली SI ही है। एक और बात याद रखिएगा कि इसी को ही हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। ये वो वाला मैट्रिक नहीं है जो आप कर आए हैं, ये मैट्रिक सिस्टम है। इसका मतलब है कि इसमें 10 की पावर के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। अब उसका मतलब क्या है वो तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने जो बात समझनी है वो आपके पास ये है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई। याद रखें कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को पढ़ने के लिए या समझने के लिए आपको यूनिट की ज़रूरत होती है। वो कैसे? क्योंकि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बातें बता चुका हूँ। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि व्हेन एवर यू टॉक अबाउट अ फिज़िकल क्वांटिटी, जब कभी भी आप किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए उसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, यानी कि उस फिज़िकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी ज़्यादा और कितनी कम है। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपने लिखना होता है यूनिट। ये दो बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका यूनिट। अब यहाँ पर किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को समझने के लिए चूँकि यूनिट ज़रूरी है, इसलिए हमने यूनिट्स को पढ़ना शुरू किया। जैसे यहाँ पर आप देखें कि हमने इस साइड पे लिखा है 12 इंच, तो अब 12 उसका मैग्नीट्यूड है जबकि इंच उसका यूनिट है। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट चाहिए होता है। अब इंसानों ने जब पहली दफ़ा चीज़ों को स्टडी करना शुरू किया और जब इंसानों ने मामलात को डिस्कवर करना शुरू किया तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी के यूनिट्स बनाना शुरू कर दिए। जैसे यहाँ पर आप देखें, इंसानों ने अपने पाँव को यूनिट बनाया हुआ है। बिल्कुल इसी तरह एक गज़ में 3 फुट होते हैं, तो 1 फुट बेसिकली क्या होता है, पाँव की लेंथ होती है 1 फुट। ये फुट का लफ्ज़ भी वहीं से आया हुआ है। तो जब आप 3 फुट को आपस में मिलाते हैं तो वो 3 फीट बन जाता है। अब ये शुरुआती यूनिट्स थे जो इंसानों ने बनाए थे, लेकिन मेन मसला इन यूनिट्स में ये था कि किसी का पाँव बड़ा होता है और किसी का पाँव छोटा होता है। तो होता ये था कि अगर किसी का पाँव बड़ा है तो उसका फुट बड़ा हो जाता था और किसी का पाँव छोटा है तो उसका फुट छोटा हो जाता था, जिससे यूनिट्स के अंदर इनकन्सिस्टेंसी पैदा होती है। यानी कि हर किसी का यूनिट फिर अलग होता है, हर किसी का यूनिट फिर डिफरेंट होता है। इसको ठीक करने के लिए साइंसदानों ने सोचा कि हम अलग अलग तरह के यूनिट्स बनाएं और कई दफ़ा डेवलपमेंट की भी गई। जैसे सबसे पहले जो सिस्टम बनाया गया उसका नाम रखा गया CGS सिस्टम। CGS का क्या मतलब है? CGS का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। ये CGS का मतलब है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। उसके बाद साइंसदानों ने कहा नहीं यार ये अच्छा यूनिट नहीं है, तो उन्होंने FPS का सिस्टम बना लिया। FPS क्या था? FPS हमारे पास होता है फुट। ये जो भी हमने फुट की बात की है ना, ये वही वाला फुट है। फिर हमारे पास इसमें आता है पाउंड और फिर हमारे पास इसमें आता है सेकंड। तो FPS हमारे पास होता है फुट, पाउंड, सेकंड। उसके बाद साइंसदानों ने नया सिस्टम बनाया और जो नया सिस्टम था उसका नाम उन्होंने रखा MKS। MKS का क्या मतलब है? MKS का मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये 3 यूनिट्स के सिस्टम बने जिनमें अलग अलग यूनिट्स होते थे सेम ही क्वांटिटीज़ के। जैसे मतलब अगर आप गौर करें ना तो CGS में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर था, FPS में फुट था और MKS में मीटर था। इसी तरह CGS में मैस का यूनिट ग्राम था, FPS में पाउंड था और MKS में किलोग्राम था। लेकिन सेकंड तीनों में सेम था, मतलब टाइम का यूनिट तीनों में सेम था। और ये बात MCQs में भी आती है कि वो कौन सी क्वांटिटी है जिसका यूनिट हर सिस्टम में सेम है, वो हमारे पास टाइम है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब इनमें से कोई भी यूनिट का सिस्टम इतना कामयाब नहीं रहा। ये MKS वाला थोड़ा सा कामयाब था और इसी की बेस पे फिर हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बनाया था। लेकिन अभी आपने ये बात याद रखनी है कि आपके पास जो MKS वाला सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा कामयाब था। बाद में फिर हमने SI या फिर मैट्रिक सिस्टम बनाया था। इनके कुछ और नाम भी हैं, अगर वो आपको याद रह जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। और वो नाम क्या है?
कि जो आपके पास CGS होता है इसको आप गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। CGS सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम। जो FPS है इसको आप इम्पीरियल भी कहते हैं, और जो MKS है इसको आप मॉडर्न भी कहते हैं। ये इनके नाम है, और तो ये नाम इनके याद रखने हैं। FPS को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए बेटा। उसके बाद हमने फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया, यानी साइंसदानों को समझ आ गई कि अब कंसिस्टेंट यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। तो 1960 में साइंसदानों की मीटिंग बैठी। ये साइंसदानों की 11th कॉन्फ्रेंस थी, मतलब 11वीं कॉन्फ्रेंस में जाके उन्होंने ये मामला अपने फाइनलाइज़ किए। तो दिस वाज द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि 1960 में हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक क्या था? तो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था वेट्स एंड मेयर्स। तो उन्होंने वेट और मेयर के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस की थी, और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाएंगे। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें अमेरिका में, पाकिस्तान में, चाइना में हर क्वांटिटी का यूनिट सेम होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट से मेरी मुराद इंटरनेशनल सिस्टम भी है कि इंटरनेशनली ये सिस्टम लागू होगा। मतलब ये कि पूरी दुनिया में एक जैसा ही सिस्टम होगा, पूरी दुनिया में आपके पास एक जैसे यूनिट्स फॉलो होंगे। चलें, तो 11 जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेयर्स के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाएंगे जो कि इंटरनेशनल होगा, पूरी दुनिया में एक जैसा होगा। इसी को ही आप इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, इसी को ही आप SI कहते हैं, और इसी को ही आप मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। चलें, ये बातें अब आपने याद रखनी है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, मतलब ये इसकी कंटिन्यूएशन की तरफ चलते हैं। तो अब हमने देखना है कि मामला आगे कैसे चले। बेटा मामला आगे ऐसे चले कि हमने SI यानी कि जब सिस्टम इंटरनेशनल डेवलप कर लिया तो हमने फिर उसके अंदर दो तरह के यूनिट्स बनाए। एक यूनिट्स हमारे पास थे बेस यूनिट्स, और दूसरे यूनिट्स हमारे पास थे डिराइव यूनिट्स। तो कुल मिला के हमने दो तरह के यूनिट्स यहाँ पर डेवलप कर लिए। एक हमारे पास आगे बेस यूनिट्स और दूसरे हमारे पास आगे डिराइव यूनिट्स। अब आपको पता है बेस यूनिट्स क्या होते हैं? बेस यूनिट वो यूनिट होते हैं विच आर यूज टू एक्सप्रेस बेस क्वांटिटीज़। ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को समझाने में हेल्प करते हैं उनको कहते हैं बेस यूनिट्स। द यूनिट्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। बेस क्वांटिटीज़ टोटल 7 होती हैं, तो बेस यूनिट्स भी 7 ही होंगे, क्योंकि 7 बेस क्वांटिटीज़ को समझाने के लिए 7 यूनिट्स ही आपको चाहिए होंगे। तो याद रखिएगा बेस यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जो बेस क्वांटिटीज़ को समझने में हेल्प करते हैं। जबकि जो डिराइव यूनिट्स होते हैं, ये पहली बात ये याद रखिएगा, दे डिपेंड अपॉन बेस यूनिट्स। वो बेस यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये पहली बात आपने याद रखनी है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि वो बेस यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करते हुए एक्सप्रेस करते हैं डिराइव क्वांटिटीज़ को, दे एक्सप्रेस द डिराइव क्वांटिटीज़। चलें, ये बात आपने याद रखनी है। अब डिराइव क्वांटिटीज़ आपके पास बहुत सारी होती हैं, तो ये भी आपके पास बहुत सारे होते हैं। तो इसका आंसर आएगा मैनी इन नंबर। ये बहुत सारे होते हैं, दे आर मैनी, बहुत सारे होते हैं। एक और मज़े की बात आपको बता दूं मैं, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि क्वांटिटीज़ भी दो तरह की होती हैं। जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। तो एक आपके पास होती हैं बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी आपके पास होती हैं डिराइव क्वांटिटीज़। और मैंने आपको कहा था कि पहले एक और तरह की भी होती थी, लेकिन अब हम उनको डिराइव क्वांटिटीज़ में ही ऐड कर चुके हैं। उनको हमने कहा था सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, या फिर हम उनको ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ भी कहते थे। तो लेकिन अब ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं ये बेसिकली हमने किस में ऐड कर दी हैं? डिराइव क्वांटिटीज़ में। मतलब अब ये अलग से कोई क्वांटिटी नहीं है, बल्कि अब ये डिराइव क्वांटिटी का ही हिस्सा है। ये वाक़या याद रखिएगा 1995 का है। 1995 में हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को डिराइव क्वांटिटीज़ में ऐड कर दिया था। तो यही वजह है कि जो आपके पास डिराइव यूनिट्स हैं इनमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी ऐड होते हैं, क्योंकि जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं उनके भी तो यूनिट्स होंगे ना, तो वो आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी डिराइव यूनिट्स में ही ऐड हो गए हैं, क्योंकि वो आपके पास डिराइव क्वांटिटीज़ ही बन चुकी है। तो ये बात याद रखिएगा कि डिराइव यूनिट्स में आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी शामिल होते हैं। और ये वाक़या कब का है? 1995 का वाक़या।
अभी ये सारी बात आपको टेबल में समझाता हूँ, खुद ही समझ में आ जाएगी। देखें यहाँ पर मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल समझिए ज़रा। आप देखें यहाँ पर मैंने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं और उसके पैरेलल में आपने उसका यूनिट और उसका सिंबल लिखना है। तो बेटा लेंथ का जो SI यूनिट हमने बनाया है वो है मीटर, और मीटर को स्मॉल m से शो करते हैं। मैस का जो SI यूनिट हमने बनाया है वो हमारे पास है किलोग्राम, इसको हम kg से शो करते हैं। टाइम का जो SI यूनिट है वो हमने बनाया है सेकंड, इसको हम S से शो करते हैं। टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन है, ये बात याद रखिएगा। अक्सर बच्चे यहाँ पर सेल्सियस या फ़ारेनहाइट लिख लेते हैं, यहाँ पर केल्विन लिखना है और कैपिटल K है। ये साइंसदान के नाम पर हर यूनिट कैपिटल होगा, तो जैसे ये जो केल्विन है साइंसदान के नाम पर है तो कैपिटल K होगा। करंट का SI यूनिट हमने बनाया हुआ है अम्पेयर, तो ये कैपिटल A होगा। फिर से अम्पेयर जो है वो साइंसदान का नाम है तो कैपिटल A होगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके पास है कैंडला, और इसका यूनिट कैंडला है, और CD ये इसका सिंबल है। जब भी दो लेटर्स का सिंबल आएगा ना तो पहला बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा, जैसे C बड़ा है और D छोटा है। कैंडला, ये कैंडल से याद रख सकते हैं, लाइट कैंडल से पैदा होती है। और अगर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस की बात की जाए तो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, और इसका सिंबल होता है MOL। ये फ़र्क अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, आपने नहीं भूलना, मोल और MOL ये सिंबल है इसका। चलें, ये हमारे पास बेस क्वान्टिटीज़ होगी, ये सारी हमारे पास बेस क्वान्टिटीज़ थी। अभी अगर हम बात करें डिराइव क्वांटिटीज़ की तो पहले हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर, तो उसको कहते हैं मीटर स्क्वायर। इसी तरह जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास होता है क्यूबिक मीटर, उसको हम कहते हैं मीटर क्यूब। जो स्पीड होती है वो हमारे पास होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो आप लिखते हैं ms-1 यानी मीटर पर सेकंड। फोर्स का ऐसा यूनिट आपके पास होता है न्यूटन, तो आप यहाँ पर कैपिटल N से शो करते हैं न्यूटन। प्रेशर का SI यूनिट आपके पास होता है पास्कल, तो आप यहाँ पर लिखते हैं पास्कल। इसका SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, दो इसके SI यूनिट है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, आप मैट्रिक क्लास में पढ़कर आए हो, इसको C से शो करते हैं। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की अगर हम बात करें ना तो बेटा ये आपके पास हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। प्लेन एंगल ये भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है और सॉलिड एंगल ये भी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ये दोनों सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अब प्लेन एंगल का जो SI यूनिट होता है आपके पास, प्लेन एंगल का वो होता है रेडियन। प्लेन एंगल का SI यूनिट होता है रेडियन, इसको RA से शो करते हैं, रेडियन। और जो सॉलिड एंगल होता है उसका SI यूनिट होता है स्टीरेडियन, और इसको आप SR से शो करते हैं, स्टीरेडियन। तो ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये याद रखिएगा, ये आपके पास SI यूनिट्स हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ये भी बात आपने याद रखनी है, दैट दीज आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ थी और ये हमारे पास डिराइव क्वांटिटीज़ थी और उनके यूनिट्स थे। तो ये बात याद रखिएगा, ये टेबल आपने याद रखना है। सारी बातें आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपको पता लग जाए कि हमने SI यूनिट जब डेवलप किए हैं ये वाले, तो उसमें हमने सीखा क्या है। चलें, सो अब हम देखेंगे आगे। बुक में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें बताई गई हैं, उनको देखते हैं। चलें भाई, बुक में कुछ आपको अलग यूनिट भी बताए गए हैं। दीज आर सम सर्टेन एडिशनल यूनिट्स, कुछ एडिशनल यूनिट्स भी हैं जो आपने पढ़ने होते हैं। सो अब ये एडिशनल यूनिट्स आपके पास क्या हैं, इनको ज़रा देखें। सबसे पहला है द ट्रेडिशनल मैथमेटिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग एंगल्स। अब ये बात याद रखिएगा, आप किसको मेजर कर रहे हैं, एंगल्स को मेजर कर रहे हैं, ये भी बात आपने याद रखनी है। एंगल का यूनिट बताया जा रहा है, तो एंगल की क्या यूनिट बताए जा रहे हैं, डिग्री, आर्क मिनट एंड आर्क सेकंड। तो अगर आपको याद हो तो मैट्रिक क्लास में आप लोग पढ़कर आ चुके हैं 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स विच इज़ इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ये वही वाला है, ये वही वाला डिग्री मिनट और सेकंड है, ये बात याद रखनी है, ये वही डिग्री मिनट और सेकंड है। ये यहाँ पर बुक के साथ अपने लिख भी लीजिएगा, ये वही डिग्री मिनट और सेकंड है, ये एंगल होते हैं बेसिकली। तो वो कहता है कि एंगल के लिए हम कुछ और यूनिट्स भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिग्री मिनट और सेकंड।
फिर कहते हैं द ट्रेडिशनल यूनिट्स फॉर मेजरिंग टाइम। तो अगर बेटे आपने टाइम मेजर करना है तो टाइम मेजर करने के लिए कौन से यूनिट इस्तेमाल होते हैं? तो मिनट इस्तेमाल होता है, आवर, डे एंड ईयर। इसके अलावा आपको पता है इसमें सेंचुरी भी इस्तेमाल हो सकती है, डेकेड भी होता है। 10 साल को डेकेड कहते हैं, 100 साल को सेंचुरी कहते हैं। फिर आपके पास आ गए हैं लोगरिथमिक यूनिट्स। लोगरिथमिक यूनिट्स को देखें, लोगरिथमिक यूनिट्स बेल। लोगरिथमिक यूनिट्स बेल है और उसका मल्टीपल है डेसिबल। आपको याद होगा, ये आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ चुके हैं। ये किसका यूनिट होता है? ये यूनिट होता है साउंड इंटेंसिटी लेवल का। जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है उसका यूनिट होता है बेल या फिर डेसिबल। तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद 2 मैट्रिक यूनिट्स कॉमनली यूज इन ऑर्डिनरी लाइफ। तो 2 और भी यूनिट्स हैं और मैट्रिक होते हैं, मतलब वो भी 10 की पावर को फॉलो करते हैं। तो एक उसमें लीटर है जो कि वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा उसमें टन है जिसको मैट्रिक टन भी कहते हैं, वो मैसेज के लिए इस्तेमाल होता है। ये 2 यूनिट्स भी इस्तेमाल होते हैं, इनके नाम भी याद रखिएगा। 2 नॉन मैट्रिक साइंटिफिक यूनिट्स आर एटॉमिक मास यूनिट। आपने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा होगा, एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU कहते हैं, AMU। एटम्स के मास को जब आप कार्बन 12 के मास से कंपेयर करते हैं तो जो मास आता है वो एटॉमिक मास यूनिट होता है, यानी कि AMU होता है। उसके अलावा आप देखें कि आपके पास जो दूसरा यूनिट बताया गया है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। ये भी आप पढ़कर आ चुके हैं फिज़िक्स के अंदर, न्यूक्लियर फिज़िक्स, यानी आखिरी चैप्टर में लिखा हुआ है मैट्रिक के। तो एनर्जी, तो बेटे याद रखें कि आपके पास यहाँ पर एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हमारे पास लेंथ के कुछ यूनिट दिए गए हैं, स्पीड है, ये नॉटिकल माइल स्पीड होती है और नॉट भी आपके पास स्पीड होती है। तो ये समंदर में, यानी कि जो शिप्स होती हैं, एंड मीटियोरोलॉजी, यानी कि जो एरोप्लेन्स होते हैं, तो शिप्स और एरोप्लेन्स की जो स्पीड होती है वो आप नॉटिकल माइल या फिर नॉट्स में नापते हैं। तो ये बेसिकली आपको स्पीड बता रहे हैं, ये स्पीड के यूनिट हैं। उसके बाद अगले यूनिट्स जो आपके पास हैं वो हैं एकड़ एंड हेक्टेयर। तो आपको पता है ये लैंड एरिया के हैं, आपको पता है वो कहते हैं कितने एकड़ की ज़मीन है, कितने मुरब्बे की ज़मीन है, वो ये सारी बातें हैं, एकड़ एंड हेक्टेयर। उसके बाद आपके पास है बार। ये बार वो अल्कोहल वाला बार नहीं है, ये मिली बार है जो कि मेटेरोलॉजी में इस्तेमाल होता है, मतलब मौसम का हाल बताने में। और किलो बार इस्तेमाल होता है इंजीनियरिंग में। तो ये क्या है, बार क्या है? आपको याद होगा आपने ATM पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें बार आता है, यानी कि प्रेशर का यूनिट है बेसिकली। बार इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर। बेटा फिर आपके पास आता है आंगस्ट्रॉम। आंगस्ट्रॉम के बारे में याद रखिएगा, आंगस्ट्रॉम लेंथ का यूनिट होता है। या आप लोग फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे, आगे जाके केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो एक आंगस्ट्रॉम जो लेंथ होती है आपके पास वो इक्वल होती है 10 की पावर -10 मीटर के। तो आंगस्ट्रॉम बेसिकली लेंथ का यूनिट होता है। जबकि अगर आप बार्न की बात करें तो बार्न आपके पास एरिया का यूनिट होता है। जो एटम के लेवल पर आप एरिया मालूम करते हैं ना, वो आपके पास बार्न होता है। इसकी वैल्यू जानने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ये MCQs वगैरह में नहीं आती। तो बच्चे देखें कि ये आपके पास अलग अलग तरह के जो यूनिट्स हैं वो डिस्कस होते हैं यहाँ पर, ये बातें आपने याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ से एक MCQs भी मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। द यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल and solid angle had also been included in the list of derived units since 1955। 1995 से हमने सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के यूनिट्स को भी डिराइव यूनिट्स में ऐड कर दिया। जैसे ये देखें, प्लेन एंगल, दिस इज़ द सॉलिड एंगल, इसका यूनिट आपके पास रेडियन है, इसका यूनिट आपके पास टी रेडियन है। ये जो डिमेंशनलेस लिखा हुआ है, ये हम डिमेंशन वाला आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी, अभी हम ये आपको बात समझ में नहीं आएगी। डिमेंशन वाला आर्टिकल पढ़ेंगे फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको आज का आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आप हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ देखते रहें, सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह आ रहे हैं।